Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, जिसमें हम World War I और World War II को डिस्कस करें. प्रीवियस लेक्चर में हमने वो कॉजेस पढ़े थे which led to the World War II. आज हम World War II के जो इम्पैक्ट्स हैं दुनिया के ऊपर उनको पढ़ेंगे. So my dear students, let's just get started. Open your History 8 books, Knowledge 3.5. I hope everybody has opened the book. So my dear students, सबसे पहला जो impact था, obviously वो क्या था? Loss of lives और बहुत बेतहाशा डिस्ट्रक्शन. यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पर 2 पिक्चर्स नजर आ रही हैं. ये जर्मनी की पिक्चर है जहां पर बेतहाशा जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई, मैसिव वेपन्स का यूज किया गया. और ये जो सेकंड पिक्चर आपको नजर आ रही है ये हिरोशिमा नागासाकी में से एक पिक्चर है जहां एटॉमिक बम जो है वो गिराया गया और इसी वजह से एक्सेसिव मिलियंस ऑफ लाइव्स जो है उनका लॉस हुआ. बहुत से सोल्जर्स और इवन सिविलियंस जो हैं वो भी इसमें दे लॉस्ट देयर लाइव्स और बहुत से शहर जो हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे इन्हीं बॉम्बिंग्स और कॉन्टिन्यूअस बैटल्स की वजह से. और यहाँ आप देख सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी का जो वाकया है जहाँ अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 बॉम्ब्स गिराए थे, वहां एक इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन, इतना मैस लाइफ लॉस हुआ और पूरा का पूरे 2 शहर जो हैं वो सफाई हस्ती से मिट गए. और उनका जो उनके आफ्टर इफेक्ट्स थे वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स के ऊपर भी जो है वो सामने आए उनके अंदर, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, एटॉमिक रेडिएशंस होती हैं, उससे बाद में भी लोगों को जो है वो बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ा. इसके अलावा बहुत सी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी चेंज हुई. वर्ल्ड वॉर जो है इसने बहुत से पॉलिटिकली जो है लीडरशिप्स को बहुत चेंज किया. बहुत से कंट्रीज के अंदर जो है वो लीडरशिप्स चेंज हुई और बहुत सी जो नेशंस हैं जो बहुत पहले पावरफुल होती थी वो पॉलिटिकली जो है दे लॉस्ट द सिस्टम. यहाँ आपको पहली एग्जांपल मैं देती चलती हूँ जापान की, जो कि एक मोनार्की था और आफ्टर वर्ल्ड वॉर II ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर जो है वो चेंज हो गया. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? जहां जो मोनार्क होता है या बादशाह होता है वो सिर्फ एक फिगरेटिव हेड रह जाता है, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से नहीं होती या उसके पास कोई पावर नहीं होती. सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि एक डेकोरेटिव फिगर होती है और बाकी तमाम पावर जो है वो गवर्नमेंट के इख्तियार में होती है. सो जापान बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आफ्टर इट. इसके अलावा जर्मनी को बहुत ज्यादा जो है वो सेटबैक हुआ था और जर्मनी जो है वो 4 ऑक्यूपेशनल जोन्स जो हैं उसके अंदर डिवाइड हो गया था. और इसको कौन लीड कर रहा था या किसके अंदर डिवाइड हुआ था? ये जो विनिंग साइड थी उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन जो है इन्होंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम करके, डिवाइड करके और इसको जो है एक ऑक्यूपेशनल जोन बना दिया. नेक्स्ट वाज द एंड ऑफ कॉलोनीज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि फॉर द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत से जो कंट्रीज हैं उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज को दुनिया में कॉलोनाइज किया. जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया था जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आता है, ये भी एक जो है वो कॉलोनी था ब्रिटिश की. तो ये इस तरह की बहुत सी कॉलोनीज थी. यहाँ आपको मैप में नजर आ रहा होगा जो पिंक कलर की जितनी भी आपको एरियाज नजर आ रहे हैं, दीज वर ऑल कंट्रोल्ड बाय द ग्रेट ब्रिटेन. जितने भी ग्रीन कलर के हैं ये फ्रेंच कॉलोनीज थी. आपको अफ्रीका में एक बड़ा हिस्सा नजर आ रहा होगा. इसके अलावा जो ऑरेंज या येलो कलर है ये डच कॉलोनीज थी. इटालियन, स्पेनिश, बेल्जियन, जापानीज, अमेरिकन, ये तमाम कॉलोनीज थी. सो वर्ल्ड वॉर II के बाद क्योंकि इतने लंबे अरसे के लिए जंग हुई और ये दूसरी बड़ी जंग थी जो कि एक बड़े छोटे अरसे के बाद दोबारा लड़ी गई और इसमें बहुत सा नुकसान हुआ, तो लोगों जो जितने भी कॉलोनाइजर्स थे अब वो इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरीज को कंट्रोल नहीं कर सकते थे. सो राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II बहुत सी जो कॉलोनीज थी उन्होंने दे गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम दीज. इसकी एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया की भी होती है जिसने 1947 में जो है वो दे गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉलोनीज. और इसी तरीके से आप देख सकते हैं 1964, 1966 और मुख्तलिफ अरसे में जो है वो कॉलोनीज सेपरेट होती गई, अपने कॉलोनाइजर से इंडिपेंडेंट होती गई. सो इस तरीके से कॉलोनीज जो है उनका भी एंड हो गया. और उसके बाद बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस भी थे. किस किस्म के इकोनॉमिक चैलेंजेस थे? क्योंकि इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो इस मैसिव डिस्ट्रक्शन को, पॉलिटिकल जो अपहीवल था, इन तमाम को ओवरकम करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत थी, क्योंकि रीबिल्डिंग करनी थी और लोगों को रिफ्यूज भी देना था. तो इस वजह से
ये नेशंस के लिए एक बहुत टफ टाइम था। उसके बाद आ जाता है द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, और ये लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाई गई थी? ताकि वर्ल्ड में पीस बरकरार रखा जाए। सो व्हेन वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड इट वाज द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक और ऐसी एक नेशन, एक ऐसे उसकी ज़रूरत थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की, जो कि जहाँ पे मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो मिल बैठकर बात कर सके और कोई फर्दर जो है इतनी डिस्ट्रक्टिव या इतना मैसिव जो है वो वॉर ना हो। So after the war, the United Nations was formed to prevent future conflicts and promote cooperation among the countries. And then there was technological advancement. So World War II के बाद, जैसे कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली दफ़ा किसी कंट्री के ऊपर जो है वो एटॉमिक पावर जो है उसको टेस्ट किया था। सो इसी के बाद से कंट्रीज के दरमियान एक रेस शुरू हो गई थी वेपन्स को लेकर और एटॉमिक पावर को भी लेकर, स्पेशली रशिया और अमेरिका के दरमियान में। सो द वॉर लेड टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट. And then it comes the Cold War. So Cold War was between the two powers, क्योंकि World War II के बाद दुनिया जो है it became bipolar. Bipolar मतलब दो बड़ी सुपर पावर्स थी, which was United States of America and Soviet Union. और इन दोनों के दरमियान जो है एक लंबे अरसे तक एक सर्द जंग जो है वो चलती रही। अब ये सर्द जंग क्या होती है? सर्द जंग ये होती है कि दोनों कंट्रीज आपस में नहीं लड़ते थे, लेकिन किसी भी छोटे कंट्री के खिलाफ, लेट सपोज अगर जापान और कोरिया जो है दे आर एट वॉर, सो दोनों जो है वो ओपोनेंट्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से डायरेक्ट वॉर में नहीं जाते थे, लेकिन दो अलग कंट्रीज को सपोर्ट करते हुए इस तरीके से जो है ये एक दूसरे के साथ दे वर यूज्ड टू बी एट वॉर। सो इसको आप कोल्ड वॉर या कोल्ड जंग, सर्द जंग कह सकते हैं। देन कम्स द रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेसमेंट। सो बहुत से लोग जो हैं दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यूरिंग द वॉर, क्रिएटिंग अ लार्ज रिफ्यूजी क्राइसिस। सो आप जान सकते, आपको पता होगा कि जितनी मैसिव डिस्ट्रक्शन थी, इसके बाद लोगों के पास सर छुपाने की भी जगह नहीं थी, तो इस वजह से बहुत बड़े बड़े रिफ्यूजी कैंप्स की भी जरूरत थी और बहुत से लोग जो हैं दे वर होमलेस। सो उनको भी उनकी डिस्प्लेसमेंट को और उनको रिफ्यूजी कैंप्स फराहम करने के लिए इट वॉज अ टाइम ऑफ क्राइसिस जिसको ओवरकम करना था। So my dear students, these are some of the impacts of the World War II जिनको हमने डिटेल से स्टडी किया। For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete these learning activities. They can either be done in the class or you can give them these to the students for homework. And you will also complete question number 3 from exercise 2. So my dear students, आज हमने World War II के impacts को डिटेल से स्टडी किया, World War II के causes को भी हम पढ़ चुके हैं। I hope you have enjoyed the lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.